नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा विरोधी दलों को बुलावा दिया गया है, ये पहली खबर है और इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और दर्शकों के सामने इससे जुड़े हुए कई मुद्दे भी लेकर आएंगे। विस्तार से बताना चाहेंगे कि 25 सितंबर को इनेलो की विशाल रैली जो है, शरद पवार, नीतीश समेत जो है, इस रैली में बड़े दिग्गज नेता, विपक्ष के दिग्गज नेता शामिल होंगे। और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, इस खबर पर सीधे जुड़ेंगे अपने साथी सहयोगी तुषार से। तो जानेंगे कि 25 को ये जो रैली होनी है, इस पर अपडेट है आपके पास में। जी शोभित जी, ये 25 सितंबर को ये रैली होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इनेलो जो हरियाणा की पार्टी है, एक तरीके से ओम प्रकाश चौटाला इसे रन करते हैं और इसमें देवीलाल जयंती 25 सितंबर को है और उस जयंती को मनाने के बाद ये रैली निकाली जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी इससे पहले रैली निकाली थी और साथ ही अब ओम प्रकाश चौटाला भी इस रैली को निकालने वाले हैं। तो अब कुछ नाम जो है वो मेरे जहन में है, जिसमें नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल होने की आशंका है इस रैली में। और अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या बीजेपी को हरा पाएंगे चुनाव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद तुषार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो 25 सितंबर को फतेहाबाद में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और इसे इनेलो सम्मान दिवस के रूप में भी मनाने की कोशिश कर रही है। और इस जयंती पर इनेलो भाजपा विरोधी पार्टियों को एक मंच पर जुटाने का भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इनेलो ने विपक्ष के कई नेताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। 25 सितंबर को होने जा रही इनेलो की रैली में विपक्षी नेता शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, कनिमोझी शामिल होंगे और शिवपाल सिंह यादव की भी शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने भी हरियाणा में इनेलो की रैली में शामिल होने के लिए सहमति जताई है। जनता दल के नेता केसी त्यागी ने इस बात की जानकारी की पुष्टि भी की है और कुछ विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा गया है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से जवाब हाँ का नहीं आया है। उनका भी नाम बताना चाहेंगे कि सम्मान दिवस रैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदगी में जो है इसमें किया जा सकता है और शरद पवार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी जो है जिक्र है, इनको न्योता भेजा गया। हालांकि इनकी तरफ से अभी स्पष्टीकरण नहीं आया। तो सीधे मुद्दे पर जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत दिखाने के लिए 25 सितंबर को इनेलो जो है वो महा रैली करने जा रही है। आपको लगता है कि मंच पे सारे विपक्षी दल एक साथ इकट्ठे हो पाएंगे? देखिए, मूल रूप से तो ये अब जो आयोजन है वो नीतीश जी का ही है। बेसिकली ये एक ऐसा पक्ष है वहाँ पे हरियाणा में जिनका अपना खुद का आपको इतना ज़्यादा वजूद रहा नहीं है, तो वो भी चाहता है कि एक बार फिर से जो है अपने वजूद को बनाए रखें। और पिछली बार जब नीतीश जी 3 दिन के दौरे पे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जो एक आयोजन उस समय जो डिसाइड किया था, तो उसमें ये था कि उस तरह से हरियाणा से एक रैली की जाएगी और वहाँ सभी विपक्षी जो दल हैं उनको एक साथ लाने का एक काम किया जाएगा, कोशिश की जाएगी और जिसके चलते एक विपक्षी मोर्चा जो है वो तैयार हो सके। अब कोशिश तो ये है कि सब रहें साथ में, और सब रहेंगे साथ में। इसमें देखिए अब 2-3 चीज़ें समझने वाली। एक, जगन रेड्डी कभी इस मोर्चे के साथ कभी दिखाई नहीं देते आपको। नवीन बाबू जो है उड़ीसा से, वो कभी आपको इस मोर्चे के साथ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की सुप्रीमो करता वो इन आउट होती रहती है। वो अपनी शर्तों पर चाहती है कि अगर मैं हूं तो फिर मैं ही लीड करूंगी, किसी और के नीचे काम नहीं करूंगी, तो वो एक बड़ा चक्कर रहता है। मायावती के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह केजरीवाल जो है वो चाहते हैं कि भाई अगर सब एक होना चाहते हैं तो फिर वो आम आदमी पार्टी की अध्यक्षता में जो भी बनेगा उसके नीचे आके काम करें। शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, वो बिल्कुल इसमें नजर आते हैं। पर स्टालिन फिर जो है केजरीवाल के साथ नजर आते हैं, ठीक है, तमिलनाडु के। तो वो मतलब ये समझ के चलें कि फिर वो केजरीवाल के साथ है, इनके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये जो दल हैं, जितने भी दल हैं, वो बेसिकली बटे हुए हैं लीडरशिप के मामले में कि कौन लीड करेगा विपक्षों को। तो ऐसे में उम्मीद ये लोग ये कर रहे हैं कि सब एक साथ कैसे भी करके सबको जोड़ दिया जाए, एक मंच पर लाया जाए और एक
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया जाए सबके बीच में कि सब जब लड़ेंगे साथ में तो किन किन मुद्दों को जो है वो एक मैनिफेस्टो में लाया जा सकता है, जिसके ऊपर ही बात होगी, जिसके ऊपर ही प्रचार होगा, प्रसार होगा और इन मुद्दों के ऊपर ही एकता बनी रहेगी। अब वो तभी हो सकता है जब सब लोग एक साथ आ जाए। तो जैसे जो नाम मैंने अभी भी गिनवाए हैं वो तो यहाँ कहीं आपको दिखाई देते नहीं है। अब उस स्थिति में ये जो मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है वो कितनी मजबूत होगी, कितना वो मोर्चा सक्षम बन पाएगा और बनेगा जितना भी, क्या वो टिक पाएगा 2024 के चुनाव से पहले, ये भी एक सवाल है जो वो लोग खुद भी सोच रहे हैं। मेरी कुछ सूत्रों से बात हो रही थी तो उनसे जो बात हुई तो समझ में ये आ रहा है कि बैकडोर चैनल पे बहुत सारी बातचीत हो रही है जो सतह पर नहीं है। एक दूसरे के यहाँ दूत भेजे जा रहे हैं अपने अपने बात रखने के लिए और मनाने के लिए, पर अभी तक ममता या केजरीवाल दोनों में से कोई भी जो है इनमें इस मोर्चे के साथ जुड़ने के लिए राजी हुए हों ऐसा तो सुनने में नहीं आ रहा है। और जब तक वो दोनों नहीं आते हैं तब तक मुझे लगता है कि फिर ये मोर्चा जो है वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा जितना उस मोर्चे को मजबूत होना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये 25 सितंबर की तारीख की वेट करनी पड़ेगी, ज़्यादा दूर तो है नहीं, अभी बिल्कुल करीब है। तो अब उसमें कितने लोग, कितने दल के नेता उस पूरे मंच पर दिखेंगे हमको। अब देखिए, बहुत छोटे दलों के नेता आ जाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रभावी दल जो है अपने अपने क्षेत्र में प्रदेश में, उनका बहुत उस मंच पे होना ज़रूरी है। जैसे अखिलेश आएंगे हम जानते हैं, तेजस्वी होंगे हम जानते हैं, ठीक है, ये बड़े प्रभावी दल है अपने अपने क्षेत्र में। पर मायावती भी प्रभावी दल तो है, हालांकि वो अपने आप को अभी लो प्रोफाइल रखे हुए हैं, तो वो क्या आएंगी? वो नहीं आएंगी, ऐसा लग रहा है वो नहीं आएंगी, ठीक है। फिर अब देखिए कि वो ये आ जाए, आरएलडी वाले आ जाए अगर, तो अच्छी बात है, पर समझ में आ रहा है कि शायद अब वो उसमें नहीं आएंगे। फिर राजभर कहीं जाए वहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उनकी उतनी अहमियत नहीं बनती है। तो उसी तरह बिहार में हम अगर आए या ना आए, फॉर एग्जांपल, अभी तो है साथ में, सरकार में है और साथ में, वो आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कांग्रेस अगर इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं ना कि कांग्रेस ना हो, ममता भी चाहती है इसमें कांग्रेस ना हो, और ये केजरीवाल साहब भी जो है वो खुल के नहीं बोलते, लेकिन यही है कि भाई कांग्रेस का अब अस्तित्व है ही नहीं कुछ। तो वो दोनों जो है कांग्रेस मुक्त विपक्ष मोर्चा चाहते हैं, नरेंद्र भाई कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। तो कांग्रेस के लिए बड़ी कठिन स्थिति है आज की तारीख में, पर ये मोर्चे में कांग्रेस का होना भी बहुत ज़रूरी है, ममता का भी होना ज़रूरी है, केजरीवाल का भी होना ज़रूरी है। नवीन बाबू जो ऑलमोस्ट लग रहा है कि शायद इनकी लास्ट टर्म है, उसके बाद शायद वो निवृत्त हो जाएंगे उड़ीसा से। तो कहा जाता है कि वहाँ कोई सेकंड कैडर की लीडरशिप इतनी कोई बनी नहीं है 22 साल में, तो शायद वहाँ भी अब वो भी इस मोर्चे के साथ जुड़े, ये संभावना दिखती नहीं है। और स्टालिन साहब, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वो भी, और वहाँ एक जो जयललिता वाला मामला था पूरा, वो बढ़ चुका है पूरा, वो सब लोग जा रहे हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। तमिलनाडु में जो जयललिता की पार्टी थी, वो पार्टी ऑलमोस्ट अब जो है हो सकता है कि बीजेपी में विलय हो जाए, ये भी संभावना है, क्योंकि उसकी कोशिश बहुत की जा रही है। अदरवाइज तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई पैर जमाने वाली कोई सिचुएशन अभी भी बनती नहीं है, सिवाय उसके कि अगर वो सबको मिला ले अपने में, तो वो एक कोशिश वहाँ चल रही है, वो बड़े ज़ोरों से चल रही है। तो स्टालिन के लिए वहाँ भी जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को अपने में समावेश कर लिया, फिर उनके पास एक अचानक बनाया हुआ एक पूरा संगठन आ जाता है, तो उस स्थिति में फिर स्टालिन को अपनी राजनीति बचाने में तकलीफ हो सकती है। तो वो इसलिए केजरीवाल के साथ जाके बैठे हुए हैं। तो सबका मिलना ज़रूरी है, अगर नहीं मिले तो टुकड़ों में बटा हुआ जो विपक्ष का जो पूरा अलग अलग दल हैं, वो अगर एकजुट सब नहीं होते तब तक ये उनकी मुट्ठी बन नहीं सकती, और तब तक उस मुट्ठी में ताकत भी नहीं आ सकती प्रहार करने के लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि 25 सितंबर तारीख तो तय कर दी, नीतीश जी का दौरा अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हो गया और 25 तारीख आ गई। आपको लगता है कि जिस तरीके से उम्मीद भरी जा रही थी कि विपक्षी एकता को साधने के लिए नीतीश जो होमवर्क कर रहे हैं और पार्टियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, वो
1 महीने से कम समय में, जहां विपक्षी दलों की राजनीति के स्तर की बात करें तो काफी लंबे अरसे से उनके बीच में नहीं बन रही है, वो 1 महीने से कम समय में आप 25 सितंबर को एक मंच पे उम्मीद कर जाते हैं कि विपक्षी दल एक साथ आएंगे। मैसेज साफ है कि बहुत सारे नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि उनकी मानसिकता और पार्टी का जो विचारधारा वो मैच नहीं कर रही। जैसे आपने जिक्र किया, ममता बनर्जी का जिक्र कर दिया आपने, जो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल का जिक्र कर दिया। हालांकि केजरीवाल की तरफ से भी जिक्र किया गया था कि विपक्षी एकता में जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ ही आए। तो इतनी जल्दी तारीख तय करने से और पत्ते खोलने से नुकसान नहीं होता दिख रहा है विपक्षी एकता को? नहीं, वो जरूरी है, करना जरूरी है उनके लिए। अब जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा, इनको पता चलेगा कि आगे और कितनी मेहनत करनी है। इस पहले सम्मेलन में कितने लोग आते हैं, जितने आते हैं मतलब वो एक चीज तय हो जाएगी कि वो लोग साथ हैं। जो नहीं आते हैं तो 24 से पहले उनको कैसे साथ में लाया जाए, तो वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपको ये समझना है कि आप जब पहला कोई इस तरह का सम्मेलन करते हैं और सभी को एक साथ मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सब लोग आ रहे हैं? हमको पता है, उनको पता है, सब नहीं आ रहे हैं। और जितने नहीं आ रहे हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से दिखने चाहिए कि इतने लोग नहीं हैं, मतलब कि इनको कैसे भी करके जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो समय चाहिए वो कब चाहिए? जब उनकी अनुपस्थिति दिखाई दे, तभी तो उनको मना सकते हैं ना। तो ये कारण है, मुझे लगता है ये ठीक कर रहे हैं और ये बिल्कुल टाइम पे कर रहे हैं। अच्छा, शरद पवार की बात करेंगे कि बहुत कद्दावर नेता के तौर पर अपनी शख्सियत रखते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इशारा दिया था कि कांग्रेस को लेकर जो है विपक्षी एकता को अगर चलना है तो कांग्रेस को भी मुख्य धारा में रखना पड़ेगा और उसकी छत्र छाया के नीचे जो है इन दलों को एक साथ आकर कदम से कदम मिलाना होगा, तो शरद पवार आपको लगता है कि इस कहीं महारैली में दिखेंगे या दिख सकते हैं? वो दिखेंगे, वो बिल्कुल दिखेंगे। शरद पवार रहेंगे इसमें, उनके दल के सब लोग, जो बड़े नेता जो ज़्यादातर परिवार से ही आते हैं, वो सब भी रहेंगे। शिवसेना भी रहेगी इसमें, मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शिवसेना हालांकि अभी फंसी हुई है, एक उलझी हुई है वो मामले में कि अब नवरात्रि में, दशहरा में, वो जो परंपरागत रूप से जो शिवाजी पार्क में वो लोग अपना एक पूरा एक जलसा करते हैं, रैली वगैरह करते हैं, जनसभा वहाँ पर होती है। अब वहाँ मंजूरी मिल गई है शिंदे साहब को, ठीक है, परमिशन का मामला है, तो परमिशन उनको दे दी गई है। अब उसको लेकर वहाँ काफ़ी एक उठापटक चल रही है और उसमें क्योंकि उनके लिए बड़ी इज्जत का मामला बन जाता है, नाक का सवाल हो जाता है, तो वहाँ वो उलझे हुए तो हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी वो आएंगे और उनके लिए भी ज़रूरी है। इस पूरे विपक्षों का समर्थन नैतिक रूप से भी जो है आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि आप जिनसे लड़ रहे हैं वो एक ऐसी शक्ति है अभी आज की तारीख में जिसके पास माया भी है और मतलब हर तरह का बल है। माया तो बहुत सारी है, मायावी रूप जो कहते हैं ना, उसमें वो प्रवीण लोग हैं एकदम, और साथ में वो हर तरह की जो बल हैं उनके पास वो हैं। तो उनसे लड़ने के लिए अगर आप ये लोग अगर एकजुट नहीं होते तो बहुत मुश्किल है इनको अपना अस्तित्व बना के रखने के लिए। तो शिवसेना भी आएगी और ये भी जाएंगे, पवार साहब की पार्टी भी जाएंगी। ये देखना होगा कि वामपंथी का रोल क्या रहता है इसमें। वामपंथी आएंगे ज़रूर, ये बताया जा रहा है कि वो भी जुड़ेंगे इसमें, लेकिन वो हमेशा से एक इस तरह का फ्रैक्शन, एक फैक्टर रहे हैं कि हालांकि अब वो उनकी विचारधारा उतनी सांप्रत रही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे उनका अभी भी कुछ वर्चस्व है, तो उनका रोल कितना महत्वपूर्ण रहेगा वो भी देखना होगा। पर सबको अगर एक साथ ला पाते हैं तभी इस विपक्षी मोर्चे का मतलब बनता है, अदरवाइज फिर वही है कि मिले खाए पिए चल दिए। अंतिम सवाल है मेरा इस खबर से लेकर, देखिए विपक्षी एकता को लाने के लिए नीतीश कुमार की पहल हुई, अखिलेश यादव का साथ मिला और इसके बाद अब इस 2 धड़ों में बिहार के भी जो कद्दावर नेता की तौर पर शख्सियत रखते हैं लालू प्रसाद यादव, वो भी अब ये उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया था, अगर मैं स्वस्थ होऊंगा तो जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा। और इधर आपने अभी 2 दिन पहले देखा कि शरद यादव 3 साल बाद बिहार आते हैं और तेजस्वी यादव रात में ही उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। तो जिस तरीके से जो राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है, उधर लालू प्रसाद यादव भी मजबूत शख्सियत तौर पर पहचान रखते हैं, आपको लगता है कि सोनिया गांधी से बात करेंगे और बात बनती हुई दिखाई देगी? नहीं, उन दोनों के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम रही नहीं उतनी। देखिए विचारधारा को लेकर भी नहीं है और किसी और मुद्दे पर भी इतनी कोई, और यूपीए में तो वो रहे हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। यूपीए की जब 2 टर्म की सरकार चली तो मुझे उनके बीच में तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं। बस ये एक तरह की उस तरह की मुलाकात होगी कि अब वो जब ठीक हो चुके हैं तो जाएंगे मिलने के लिए, अपना हालचाल बताएंगे, उनका हालचाल पूछेंगे और साथ में मिलकर जो है लड़ने की बात जो है वही होगी। और जहाँ तक शरद यादव का आप बात कर रहे थे उनकी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अभी।
हम सब जानते हैं शरद यादव को जेडीयू का वो चाणक्य कहा जाता था, मास्टरमाइंड कहा जाता था कि भाई ये अपनी सोच से जो है राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसके ऊपर फिर नीतीश कुमार जो है वो अपना खेल खेलते हैं। तो शरद और नीतीश के बीच में जो भी हुआ, और उसके बाद जैसे शरद यादव अचानक से जो एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे भारतीय राजनीति में, वो अचानक से जो है वो कहीं पश्चात भूमि चले गए, किसी को पता नहीं था कहाँ क्या कर रहे, कोई नाम नहीं उनका, कोई चर्चा नहीं, कोई उल्लेख नहीं, कुछ नहीं। और नीतीश जी ने खुद जाके उनको जो है फिर वापस न्योता दिया, उनको सम्मानित किया, उनको एक तरह का कहते हैं कि मतलब वो जेस्चर ये था कि वो दिखाता था कि भाई उन्होंने अपनी गलती सुधार ली, या अपनी गलती थी वो माना और अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। तो उसके बाद शरद जी का वापस बिहार जाना, और मुझे लगता है कि क्योंकि वो बहुत मजे हुए हैं, वो भी आंदोलन से निकले हुए हैं, वो भी जेपी आंदोलन के ही प्रोडक्ट है, तो वो अगर फिर से सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि वो कभी उनकी राजनीति हमेशा जो है वो रही है कि वो जिस तरह की व्यूहरचना बनाई जाती है वो उसके माहिर रहे हैं हमेशा, पर वो बहुत बड़ी बात होती है। उसका भी अगर लाभ मिलता है, जो मिलेगा अभी, तो इनके लिए, नीतीश जी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ये अभी जो मिलन हुआ है जेडीयू और इनका आरजेडी का, मुझे लगता है कि अभी इनके पास कोई चारा नहीं है एक दूसरे के साथ बने रहने के अलावा। वो बने रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर अलग थोड़े से हो गए तो खा जाएंगे, ये बीजेपी उनको खा जाएगी। तो अब ये है कि अब एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं सकते हो। और शरद जी का वहाँ पे जाना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया, जाके उनको तुरंत मिले और कहा कि बहुत सम्मानीय हमारे लिए है, ये बहुत अच्छी बात है। और यही है, देखिए भाई के कारण एक सब इकट्ठा हो रहे हैं, ये अगर भाई नहीं होता ना तो ये प्रीत नहीं होती एक दोनों के बीच में। तो अब ठीक है, मुझे लगता है भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो आखिरकार जो भी होता है मुझे लगता है अच्छे के लिए होता है। इनको समझ में आ रहा है कि जिस कुंठित सोच के साथ वो काम कर रहे थे ना, वो सोच पर इतना जोर से प्रहार हुआ है, उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हम जो क्षत्रप बन के जो है कहते थे कि अब हम यहाँ, हमारी 10 लोकसभा की सीटें हैं और हमारी सरकार यहाँ पे है, तो हमको उस बल पर पूरे केंद्र की राजनीति में हमारा इतना हक होगा, यही हो रहा था ना। तो अब वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो कर पाते थे तब तक वो लार्जर पर्सपेक्टिव वो देख नहीं पाते थे, पूरे चित्र को नहीं देख पाते थे कि आपकी इस स्वार्थी राजनीति के कारण देश का कितना नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई ने इस चीज़ को समझाने में बहुत बड़ी भूमिका, हालांकि उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो या तो आप प्यार से मानेंगे, या समझा बुझा के मानेंगे, या फिर डर से मानेंगे। तो ये डर से माने हैं, ये जो प्रीत एक दूसरे के बीच में हो रही है और जो अब बिल्कुल लाइन पे आ रहे हैं ना, वो डर के कारण है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर पूरे दृश्य को अगर ऊपर से देखा जाए तो ये सही दिशा में जा रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि राजनीति जो है वो सिर्फ अपनी क्षेत्र को लेकर जो है वो करने से देश में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो वो एक आत्मज्ञान अगर हो रहा है तो अच्छी बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में जुड़ने के लिए सर हमारे साथ। तो दूसरी खबर का भी हम जल्दी ही रुख करेंगे, और दूसरी खबर जो है वो यूक्रेन से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूक्रेन में अभी भी रसिया के साथ यानी कि रूस के साथ में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग है कि रूस को सजा दे दुनिया। ये बड़ी मांग उन्होंने की है, हालांकि समय समय पर उनके ट्विटर के माध्यम से भी संदेश जो है वो दुनिया के सामने आते रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि पुतिन नुकसान की भरपाई करे। मतलब कि यूक्रेन में जो रूस युद्ध हुआ है और यूक्रेन में जिस तरीके से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पुतिन को करनी चाहिए। ये बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश की है राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में। थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जो है 7 महीने से जंग जारी है, और इस जंग में जान माल की क्षति के साथ यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और कई शहर में जो है तबाह हो चुके हैं और हजारों निर्दोष लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भावुक अपील की है। इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था बस 15 दिन का युद्ध है, 1 महीने का युद्ध है, और रसिया जो है यूक्रेन को बिल्कुल निस्तानाबूद कर देगा। 7 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और युद्ध जारी है, और इसमें निश्चय ही जो सजा है वो मासूम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ा दुखद पूरी घटना है पूरी मानव जात के लिए, और आप देखिए इसका फल अभी जो लोग भुगत रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं। वहाँ शोभित जी अभी आज की तारीख में देखिए इतनी तकलीफ
आर्थिक तौर पर वहाँ पैदा हो गई है। जीवन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी वहाँ पे हो चुकी है और लोगों की जो खरीद शक्ति है उसमें इतनी कमी आई है। लोग जो है वहाँ पे रोड पर रास्ते पे उतर के आंदोलन करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। उतनी महंगाई उन्होंने आज तक कभी देखी नहीं थी। इस युद्ध ने यूरोप की प्रजा को फिर से एक बार जो है उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहां उनको इस चीज़ की समझ में आ रही कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जिसको कहते हैं कि कमी होती है चीज़ों की, वो कमी होती है तो क्या महसूस होता है वो उनको आज महसूस हो रहा है। यूक्रेन की खुद की बात करें तो यूक्रेन तो भाई साहब आप देखिए कि इतना मतलब कमनसीब कहा जाएगा इस चीज़ को, पर उसके साथ साथ बहुत बहादुर भी है वो देश, ये भी मानना पड़ेगा आपको। मतलब कहाँ ये एक रीच, इतनी उसको रीच की उपमा दी जाती है रशिया को, उस ताकत को रखता है वो। मतलब 40 साल के कोल्ड वॉर में उसने अमेरिका को जो है मतलब कोने में धकेल दिया था, उतना उसका दबदबा विघटन होने के बाद भी रूस ने अपनी ताकत बना के रखी। देखिए उस रूस को यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जो है 8 महीने से जो टक्कर दे रहा है, और उसके बाद अभी तो एक दावा भी जेलेंस्की ने किया था कि 8000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उन्होंने वापस जीत लिया है। ठीक है, और वहाँ पुतिन साहब का एक भाषण है, उस पर बहुत हंगामा हुआ है, 2 दिन पहले का है। उन्होंने एक संदेश दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया ये न समझे कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास हमारी 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 बहुत अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उनके लिए, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि हमारी संस्कृति और हमारी सोच जो है उसको बचाने के लिए हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिसका अगर हमने इस्तेमाल कर दिया तो फिर हंगामा हो जाएगा। मतलब एक तरह की खुली धमकी दी उन्होंने, एक तरह से न्यूक्लियर वॉर हेड इस्तेमाल करने का उन्होंने इशारा कर दिया। और उस चीज़ को लेकर रशिया में खुद रशिया में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई। लोगों ने रास्तों पर आकर जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पुलिस ने बर्बरता के साथ वहाँ पे उनको पीटा, और फिर लोगों ने रशिया छोड़ना शुरू किया। उस हद तक ये हो गया कि एयरलाइंस की टिकटें बहुत महंगी हो गई, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोग ट्रेन और सड़क के रास्ते जो है देश छोड़कर जा रहे हैं। तो वहाँ कुछ ये हो रहा है कि ये मन में एक शंका पैदा होती है, क्या पुतिन साहब का स्टेटस ऑफ माइंड जो है संतुलित है कि नहीं है। मतलब कि जिस तरह का बयान एक राष्ट्र प्रमुख अगर इतने बड़े देश का, इतने ताकतवर देश का अगर दे दे, और वहाँ फिर वही चीज़ है कि जो उनके पॉलिट ब्यूरो के जो बड़े बड़े प्रमुख पदाधिकारी हैं वो सब इनके चमचे बने हुए हैं। तो ये जो यूक्रेन में विफलता मिली है उसको भी अगर हकीकत में तो इसकी जो विफलता का दोष का जो ठिकरा है वो आपको पुतिन के अलावा कोई सर मिलेगा नहीं फोड़ने के लिए। लेकिन वहाँ ये कह दिया गया कि जिन लोगों को हमने ये मिशन दिया था, जो लश्कर के फौज के जो अफसर थे, तो बोलते इनकी कमी है, इनकी हिसाब से ये हम लोग जो है इसको हम विफल हुए। वहाँ पे विफलता मानी भी और कहा कि इनकी वजह से हुए। अब उनको उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। तो एक कुछ रिवर्स चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो होनी नहीं चाहिए थी। और ऐसे में जेलेंस्की जो कह रहे हैं कि भाई इसको, इस पर जो है पूरी दुनिया इसको दंड दे, तो जेलेंस्की को कहने का अधिकार है, क्योंकि जेलेंस्की ने ना तो अमेरिका की वो ऑफर को माना था जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हम आपको सेफली वहाँ से एवेक्यूएट करवा के आपको हम सुरक्षित जगह पे पहुँचा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं रहूँगा, अगर मुझे मरना है तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं देश छोड़ के नहीं जाऊँगा। एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बन के उभरे हैं जेलेंस्की। और जेलेंस्की ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने यूक्रेन के, उससे पहले वो कॉमेडियन हुआ करते थे। जैसे भगवान मान कॉमेडियन हुआ करते थे, वैसे वो एक कॉमेडियन हुआ करते थे। उन्होंने एक शो किया था यूक्रेन में जो बड़ा पॉपुलर हुआ था, जिस शो की कहानी ये थी कि एक कॉमेडियन जो है वो कैसे एक देश का राष्ट्रपति बन जाता है। वो एक टीवी शो था जो उन्होंने प्ले किया था, उसमें उसने उस लीड कैरेक्टर को प्ले किया था। और उसके बाद हकीकत में ऐसा हुआ कि एक कॉमेडियन के तौर पर वो इस देश के राष्ट्रपति बन गए। तो तब तक की उनकी जर्नी शायद कुछ इतनी हीरोइक तो थी नहीं, लेकिन ये 8 महीने में उनका जो कैरेक्टर उभर के बाहर निकला है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा एक मजबूत एक मानसिकता वाला, एक बड़ा एक जुझारू मानसिकता वाला एक व्यक्ति है और अपने देश को बहुत प्यार करता है, और नहीं निकला कहीं, वहीं रहा है, उसने वहीं रह के फाइट किए। तब तक मतलब कि जब ये कीव तक पहुंच गए थे, रशियन सेना पहुंच चुकी थी वहाँ पे राजधानी तक उनकी, वहाँ से फिर वापस उनको खदेड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोबल का धनी होना दर्शाता है, और जेलेंस्की ने ये साबित किया है।
रशिया की किरकिरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको कैसे देखते हैं ये, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने उस उज्बेकिस्तान में कह दिया ना कि भाई युद्ध कोई, इस स्थिति में कोई युद्ध मार्ग है ही नहीं, आपको बैठ के और कूटनीति से ही मामला सुलझाना पड़ेगा। फिर पुतिन ने कहा कि आप देखेंगे कुछ दिनों में समाधान इस समस्या का हो जाएगा। अब वो उन्होंने व्यंग में कहा था, अगर वक्रोक्ति थी या सटायर था, क्या था, क्या मतलब अभी जो बयान है इससे ये समझा जाए कि अब न्यूक्लियर प्रयोग करेंगे वो, अगर वो होगा तो वैसा पूरी दुनिया में बहुत सारी तकलीफें आज जो हैं उससे बहुत ज़्यादा तकलीफें बढ़ सकती है। तो ज़ेलेंस्की की जो मांग है हमको लगता है जायज़ है। भले ही रशिया हमारा दोस्त है, रशिया जो है हमारा मित्र राष्ट्र है, रशिया से हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, रशिया से हमको इस समय में जो जितना सस्ता तेल मिल रहा है उतना शायद कभी मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ये लगता है कि ज़ेलेंस्की की जो मांग है पुतिन को दंड देने की, वो जायज़ है। अच्छा, मेरा इस खबर से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल कहेंगे आपसे, बड़ा इच्छा होती जानने के लिए कि अमेरिका की भूमिका को आप कैसे रखेंगे, किस तराजू में रखेंगे, क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका की तरफ से लगातार आक्रामक बयानबाजी होती हुई दिख रही थी और निश्चित ही तौर पर मेरी समझ से मैं कहूंगा कि यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस हिसाब से नाटो में शामिल होने का खुला ऑफर और इसके बाद में अगर अमेरिका की तरफ से बयान शुरू किया गया कि अगर रशिया हमला करता है तो नाटो सेना उतरेंगी यूक्रेन की धरती पर और जो है जमकर उनके साथ में डट के सामना खड़ी होती हुई दिखेंगी, लेकिन फिर एक बार जब युद्ध शुरू हो जाता है तो अमेरिका जो है लगातार बैकफुट में चला जाता है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अमेरिका के जो है बहुत फर्क दिखा और इसका धब्बा भी है जो है बाइडेन साहब को उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं आगे चल के? देखिए, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा सबक बन चुका है अमेरिका के लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया ने सबसे पहले इन्फिल्ट्रेट किया था, लेट 80s की बात हो रही है, तब अमेरिका ने वहाँ जो है एंट्री कर दी। तो एक थर्ड कंट्री जो था, एक तीसरे देश में रशिया और अमेरिका की भिड़ंत हो रही है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ अमेरिका ने बहुत कुछ भुगता है, खामियाजा दिया है। रशिया तो फिर वापस चला गया वहाँ से, लेकिन अमेरिका को निकलते निकलते अभी 4-6 महीने हुए हैं, तब तक वहाँ से निकल नहीं पाया और बहुत सारा बजट वहाँ पे डालना पड़ा, बहुत सारे पैसे वहाँ डालने पड़े। अब ट्रंप के शासन के बाद देखिए वहाँ भी स्थिति बड़ी गंभीर है। ट्रंप और बाइडेन के बीच में जो भी जब चुनाव हुआ तो चुनाव का नतीजा जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा और ट्रंप का लगातार ये दावा था कि मैं ही जीता हूँ, हालांकि फिर उनको कैसे भी करके वो व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो अमेरिका में इस तरह की संवैधानिक इमरजेंसी जो है सिचुएशन, ये शायद इससे पहले एक बार हुई थी, पर बहुत हाँ इतने बड़े स्तर पर नहीं। अब वहाँ स्थिति ये है कि सेनेट में भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। जो आप स्टेट्स देखते हैं इनके, तो वहाँ भी इक्वल ऑलमोस्ट उनकी सरकारें बनी हुई हैं, गवर्नर उनके इक्वल ऑलमोस्ट उस सेंस में है। तो वहाँ ट्रंप राष्ट्र प्रमुख न होते हुए भी अभी भी इतनी ताकत रखते हैं कि अगर थोड़ी बहुत चूक हो गई तो ये इधर का उधर हो जाएगा, ठीक है। उन पर एक इम्पीचमेंट की तलवार लटक रही थी, फिर उसको हटा दिया गया। तो अब जितना मजबूत अमेरिका एक ज़माने में हुआ करता था ओबामा तक, वो उतना मजबूत अंदर से नहीं है, खुद अपने आप में इतना मजबूत नहीं है और आर्थिक रूप से भी वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। हालांकि भले आज की तारीख में भी डॉलर जो है वो एक वैश्विक करेंसी है, लेकिन फिर भी वो बात बिल्कुल तय है और स्पष्ट है कि चीन के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है डॉलर के तौर पे, उससे डर लगता है अमेरिका को। तो वो इकोनॉमी को सुधारने की भी कोशिश उनको करनी है। अब फिर से अगर किसी जंग में अगर उन्होंने अपने आप को झोंक दिया तो फिर वो कर नहीं पाएंगे। तो अपने आप को अंदर से ठीक करने की जो कसरत है वो उसमें लगा हुआ है अमेरिका, और इसीलिए इस जंग में उनका प्रत्यक्ष रूप से न कूद पड़ना ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि वो खुद अपने आप ही खुद मजबूत नहीं है तो किसी और को कहाँ आप मदद कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हो, भैया मेरे पास पैसा है मैं तुमको दे सकता हूँ, पर मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ। तो वही हाल अभी अमेरिका का है और इसीलिए अमेरिका इस जंग से दूर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर कहेंगे जो यूक्रेन की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और लगातार वो अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने जो वहाँ निर्दोष लोगों
को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और जेलेंस्की इसको लेकर लगातार भावुक अपील भी करते हुए देखे जाते हैं। बढ़ती है तीसरी खबर की तरफ। नीतीश के खिलाफ आज हुंकार भरेंगे अमित शाह। भाजपा की रैली में जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है बिहार से और इस पर क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे अपनी साथी सहयोगी मानसी से। मानसी, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि आज और कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और ये रैली इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद ये रैली की जा रही है। और इस रैली में खास बात ये भी है कि इसमें भाजपा ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बुलाया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे जो सीएम नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं अनबन होने की भी आशंका है। तो अब देखना ये होगा कि जो इस रैली का क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। तो निश्चित ही तौर पर जैसा मानसी ने बताया कि जिस तरीके से अमित शाह ने खुला ऑफर दिया है, या कह सकते हैं अमित शाह की तरफ भाजपा की तरफ से जेडीयू के कार्यकर्ताओं को ऑफर दिया गया है कि आप लोग भी जो है इस रैली में शामिल होइए, तो काफी कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी। क्या कुछ बातें हो सकती हैं, इसमें सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी से। शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमित शाह जो है आज बिहार की धरती से हुंकार भरेंगे और सबसे बड़ी बात इसमें निकल आ रहा है कि रैली तो एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ जो है जेडीयू के ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने ऑफर दे दिया है कि आप जो है हमारे साथ मंच साझा कर सकते हैं। आपको लगता है कि उनकी इस तरह से तीर चलाने की आदत जो है, ये तीर किन दो जगहों पर लगता हुआ नजर आएगा? जी शोभित, सबसे पहले बात करें बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद अब भाजपा पूरी तरह से विरोधी दल की भूमिका में आ चुकी है। जिस तरीके से बिहार में उनकी सत्ता थी और अब वो सत्ता से बाहर आ चुके हैं और अभी वो विरोधी दल की भूमिका में आ चुके हैं। और राज्य में जेडीयू और भाजपा गठबंधन टूटने के बाद से आज पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं बिहार के। और गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्णिया में होने वाली रैली को संबोधित भी करेंगे। और खास बात यह है कि शोभित की भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली में जेडीयू कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। ये जो निमंत्रण भेजा गया है उससे भारतीय जनता पार्टी की इस चाल से नीतीश कुमार भी खेमे में हलचल तो हुई है। और इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी कहना है कि जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमारा निमंत्रण है, वे रैली में अवश्य आए और ये उनके लिए एक सुनहरा मौका भी होगा। और उन्होंने कहा कि भाजपा से बेहतर कोई नहीं है, यानी कोई भी पार्टी नहीं है और जेडीयू कार्यकर्ताओं का दर्द कोई नहीं समझ सकता जो भाजपा समझ सकती है। यानी आप देख रहे हो कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी आने के लिए बुलाया गया है। यानी ये गठबंधन वाला सीन और उसके बाद ये अभी ये जो अमित शाह वहां पे जा रहे हैं और ये रैली होने वाली है, तो लग रहा है कि अब वापस से वहां पे कुछ ना कुछ होने वाला है। एक तो संजय जायसवाल जो है उन्होंने बताया था कि नीतीश कुमार ने राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद जब जेडीयू कार्यकर्ताओं को ये सोचने के लिए मजबूर किया था कि भाजपा ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ दशकों तक कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ काम भी किया है। साथ साथ में उन्होंने इसलिए वो उन्होंने बताया कि भाजपा ही जेडीयू का दर्द समझ सकता है। अब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जेडीयू कार्यकर्ता रैली में शामिल होते हैं तो उनका पहले जैसा मान सम्मान भाजपा की ओर से होगा। ये पहले गठबंधन था, गठबंधन टूटा, फिर वापस से जुड़ा, अभी उनको निमंत्रण मिला है और कहा गया है कि उनका मान सम्मान भी भाजपा की ओर से होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अब अमित शाह जो 2 दिवसीय दौरे पर है बिहार के, तो उनके बिहार दौरे पर भाजपा ने पूरी तैयारी की है। और जिस तरीके से जिस तरीके गुजरात से लेके आप देखो तो अभी कांग्रेस से लेके सब जगह पे अभी भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू की है, उसी तरीके बिहार में भी उन्होंने शुरुआत की। अब ये रैली होगी, विशाल जनसभा के बाद गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज है जो इलाका, उसमें भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद वो भारत और नेपाल सीमा पर एसएसबी अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा की यह पहली बड़ी रैली है। यानी ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत ये पॉइंटेबल रैली होगी क्योंकि इसके ऊपर से ही आगे की रणनीति रची जाएगी। रैली के माध्यम से भाजपा आज बिहार में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेगी और ये पहली रैली है तो उसके लिए भी खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और खास रैली को कौन कौन जुड़ने वाला है उसकी भी एक लिस्ट बना दी गई है। और ये पूरी रैली एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद पहली रैली है और
बात करें 2024 की, तो बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में 35 प्लस जीतने का दावा किया है और ये टारगेट तय कर रखा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह बिहार में मिशन 2024 का आज से आगाज करेंगे और मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से ये करेंगे। और शोभित बता दें कि बीजेपी शुरू से ही सीमांचल को अपने टारगेट में रखा है, क्योंकि ये इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। सीमांचल में 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है और अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल के ही पूर्णिया पहुंच रहे हैं। यहाँ वे मोदी सरकारी उपलब्धियों को गिनाएंगे, उनकी योजनाओं के बारे में बताएंगे और नीतीश सरकार पर भी ये रैली और ये जनसभा को संबोधित हुए उनको निशाना साधेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस चाल की बात करें तो ये नीतीश कुमार के खेमे में हलचल मचा दी है और वहीं वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी कहना है कि जदयू के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमारा निमंत्रण है, वो रैली में अवश्य आए। एक बाजू आप देख रहे हैं, एक और देख है कि जिस तरीके से रैली का आयोजन कराया जा रहा है उसमें जदयू जुड़ रहे हैं और सामने वो बड़ी जनमेदनी संबोधने वाले हैं, रैली निकलने वाली है। और संजय श्रीवास्तव ने आगे ये भी कहा था कि नीतीश कुमार ने राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद जदयू कार्यकर्ताओं को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था और मान सम्मान बरकरार रहेगा। और आज की बात करें गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की, तो आज वो पूर्णिया में चुनापुर हवाई अड्डे पर आएंगे और वो वहां से पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम पर जाएंगे और यहाँ पर वो पूरी एक रैली शुरू होगी और वो 3 बजे तक चलेगी। यानी एक पूरा दिन शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और ये शक्ति प्रदर्शन में जनसभा को संबोधित करने के बाद वे वापस चुनापुर एयरपोर्ट पे ही रवाना हो गए। किशनगंज में भी माता गुजर विश्वविद्यालय में बिहार बीजेपी की पदाधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। किशनगंज में अमित शाह माता गुजरी विश्वविद्यालय में रुकेंगे और शाम 4 से रात 9 बजे तक यहाँ पे बीजेपी नेताओं के साथ भी वो बैठक करेंगे और बैठक होगी और डिनर का भी कार्यक्रम हो सकता है। शनिवार को भी अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद वो फतेहपुर नेपाल बॉर्डर पर स्थित एसएसबी कैंप जाएंगे, यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, सीमा और सुरक्षा व्यवस्था की भी स्थापना करेंगे। पर ये अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये अमित शाह का ये 2 दिन का दौरा बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण दौरा साबित होगा। रैली जिस तरीके से आयोजन की जाएगी, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मीटिंग की जाएगी और साथ साथ में जो उनका एक रूटीन है बीजेपी का एक, तो उन्होंने पिछले वर्षों में क्या किया, अगले वर्षों में क्या करना है वो भी बताया जाएगा और साथ में वहाँ पे जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको आगे की रणनीति भी बताई जाएगी। और ये जो रात की मीटिंग होगी उसमें कुछ सर्वे रिसर्च भी किए जाएंगे, कहाँ पे कितना भार देना है, कहाँ पे कितना जोर देना है, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी, कौन सा कार्यकर्ता क्या काम करेगा, क्योंकि बीजेपी और जदयू के साथ ही अभी जो ये गठबंधन होगा और जिस तरीके से वो लोग साथ में जुड़ के रैली और सब करने वाले हैं, तो जाहिर तौर पे जो पिछले सालों में से हुआ था, उनकी सरकार आई फिर गई, अभी वापस से वो सरकार बनाने की राह देख रहे हैं। तो शोभित मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो दौरा है वो महत्वपूर्ण साबित होगा और साथ साथ में जदयू के गठबंधन की और वो मान सम्मान की जो बात की उसको लेकर भी कुछ बवाल खड़ा हो सकता है। जी शोभित, के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर हम रुक करेंगे अपने नेशनल एडिटर का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये महारैली आयोजित की जा रही है अमित शाह की तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में, और कहना ये चाहता हूं कि नीतीश कुमार कुछ समय पहले जिस तरीके से भाजपा की नीतियों को लेकर जनता के सामने एक अपने आप को मजबूत रिप्रेजेंट नेता करते थे कि हम मजबूत नेता हैं और भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए देखे जाते थे, आज वो भाजपा से अलग हो गए और उसके बाद वो भाजपा की बुराई करते हुए देखा जाता है। तो समाज में एक मैसेज नहीं जाता कि आप जब पार्टी में थे तो सब कुछ अच्छा था और पार्टी से निकलने के बाद एकदम से सब कुछ खराब हो जाता। जनता ये परिवर्तन को नहीं जानती और इसका खामियाजा जो है उन्हें आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। नहीं, जनता अगर इस सब सोचती रहती तो पक्ष पलटा करने की जो परंपरा इस देश में चल रही है ये कब की खत्म हो गई होती। जनता भी बहुत कुपंडुक दृष्टिकोण से देखती है, मैं ये बिल्कुल साफ कहता हूँ आपको। और जनता अगर सिर्फ अपने ही फायदे देखना शुरू करें
तो 80% से ज़्यादा नेता जो है उनकी कैरियर ख़त्म हो जाएगी, वो राजनीति कर नहीं पाएंगे। पर क्योंकि जनता ये सब नहीं सोचती है, जनता बहुत छोटी सोच रखती है इस देश में, हमारे देश में, ये वास्तविकता है और इसीलिए ये सब राजनीति चलती है। आज इसके तल में है, कल किसी और के तल में चला गया, ठीक है, वो चलता है और इसमें कोई छोस भी नहीं है ना। जनता इतना कुछ थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला होता है, थोड़ी देर के लिए कुछ टीका टिप्पणियाँ निंदा वगैरह होती है, लेकिन उसके बाद सब सामान्य हो जाता है। यहाँ मामला ये है कि अमित शाह का ये जो दौरा है, ये दौरे किसके दौरान उन्होंने अपने कार्यक्रम में जो पता चला है, वो अगर सच है तो यही है ना कि उन्होंने जेडीयू के भी विधायकों को बुलाया, उन्होंने कहा कि आइए हमारे साथ, हम तो आपको मंच पे स्थान देंगे। तो ये इनकी राजनीति करने की यही तो एक प्रणाली है, रही है ना, कि क्योंकि सेंटर में हम बैठे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका फायदा हो जाएगा। फायदा कैसे होगा आप बताइए, कैसे चाहिए आपको फायदा, तो उस तरह से आपको फायदा करवा देंगे। तो वो ऑपरेशन लोटस हर जगह चलता रहता है इनका। पर मुझे लगता है कि वहाँ उतनी अपनी खुद की पहुँच पकड़ नहीं बना पाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए सुशील मोदी का एक ज़माने में क्या कद हुआ करता था बिहार में भाजपा की राजनीति को देखा जाए तो। क्या आपको लगता है कि सुशील मोदी का आज वो कद है? नहीं है ना। तो वही है कि आप प्रदेश स्तर पे जब आप वहाँ उस राजनीति को, धर्म समाज जाति के इक्वेशन को समझने वाले व्यक्ति को बड़ा नहीं होने देंगे, तब तक आप सिर्फ फिर केंद्र में जो बैठे हैं नरेंद्र भाई, उसी एक चेहरे पर आधारित रहेंगे। तो कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स तो आपकी होनी चाहिए। जो एक ज़माना था कांग्रेस का, जब हर एक प्रदेश का अपना अपना एक बहुत बड़ा नेता हुआ करता था। यशवंतराव चौहान थे महाराष्ट्र में, फिर शरद पवार हुए, ठीक है। आप देखिए मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, अर्जुन सिंह हुआ करते थे, ठीक है। आप देखिए गुजरात में चिमन पटेल हुआ करते थे, बाबूभाई जशुभाई पटेल हुआ करते थे। ये बड़े लोग थे, अपने अपने स्टेचर के बड़े लोग थे, जो उसके बाद फिर जैसे YSR हुआ करते थे, जगन जिसके बेटे हैं पूरे आंध्र के, वो बड़े बड़े लोग, कद्दावर लोग, आप जो माधवराव सिंधिया हुआ करते थे, है ना, सचिन पायलट हुआ करते थे। तो ये ऐसे लोग थे जो अपने अपने प्रदेश और उसके ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वो देश पर भी अपनी एक छाप छोड़ सकते थे। आप बताइए शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश से बाहर निकल जाए, कौन सुनने के लिए आएगा? मैं यहाँ तक कह रहा हूँ बड़ी सभानता के साथ कि योगी योगी हो रहा है, लेकिन योगी जब आते हैं गुजरात में, हमने देखा है 2-3 बार हमने कवर किया हुआ है वहाँ पे, वहाँ नहीं इतनी पब्लिक आती सुनने के लिए या देखने के लिए, ठीक है। आपका अपने प्रदेश तक प्रभाव है, लेकिन क्या आपका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है? ऐसे नेता आप बना सकते हैं? आप ऐसे नेता जो है उनको आप ट्रेन कर सकते हैं क्या? उतनी स्पेस, उतना उस तरह का ब्रॉटअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते हैं। तो बिहार में अब अमित शाह आ रहे हैं तो वो बस तोड़फोड़ की राजनीति होगी, जुगाड़ की राजनीति होगी। कौन किसको खींच सकते हैं, किसको अपने साथ ला सकते हैं, ये 25 तक जो सरकार चलने वाली है उसको कैसे उससे पहले गिरा सकते हैं, ये सब कामकाज में उनका मन लगा रहेगा। उसी पे वो मैनेज करना जानते हैं। तो उनको अच्छा उनका एक मैनेजमेंट जो है, इस तरह का मैनेजमेंट जहाँ पे जीते बगैर भी सरकार बनाई जाए, तो वो उसमें माहिर लोग हैं, तो वो करेंगे। और उसका डर लगा रहेगा इनको, ये भी बताऊं, ये जदयू और आरजेडी को उनका डर लगा रहेगा कि ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल अलर्ट वाली, जो मतलब सो नहीं पाएंगी, दे कैन नॉट स्लीप, दे कैन नॉट रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। उनको बिल्कुल एज पे रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आपके कितने लोग कब आपको छोड़ के कहीं चले जाए, तो ये संभव है पूरी तरह से। तो ये इस दौरे को ऐसे ही देखिए कि अपने प्रभाव को जनता दल के विधायक, जेडीयू के विधायक पर प्रभावित असर छोड़ने के लिए ये दौरा जो है, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ उस चीज़ को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो सीधी तौर पर कह सकते हैं कि दौरा तो अपने आप में खास है, लेकिन इस दौरे के बाद मतलब जब अमित शाह की रैली खत्म हो जाएगी तो इसका असर क्या कुछ चंद दिनों में निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात हो गई। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, और राष्ट्र संवाद में इस खबर का जिक्र हमने किया था, कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के बयान पे हमने जिक्र किया था, लेकिन इसमें अभी सुबह ही एक बड़ा बयान आया है अशोक गहलोत का। इस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का मैं चुनाव लड़ूंगा, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी इसे कहेंगे न्यूज़ रूम लाइव के
कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने स्वीकार किया है, और क्या कुछ अपडेट है इसमें जोड़ेंगे हम अपनी साथी सहयोगी वैष्णवी को। वैष्णवी, जिस तरीके से ये बयान आया है अशोक गहलोत का कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, सुबह ही बयान आया है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने पहले तो ये बोला था कि वो चुनाव अगर पार्टी उन्हें कहती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये साफ साफ जाहिर कर दिया है कि वो इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें अभी ये भी कहा गया है कि नामांकन की जो प्रक्रिया की जो तारीख है वो सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन वो जल्द ही सामने आ जाएगी। साथ ही इसमें अभी ये भी साफ निकल कर आया कि जो कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया कि गांधी परिवार से कोई भी इस पद के लिए नहीं सामने आएगा। लेकिन इस रेस में जो है आपको बता दें कि 2 लोगों का नाम निकलकर सामने आया है, एक शशि थरूर और अशोक गहलोत। अब देखना ये होगा कि इस रेस में कौन से दोनों नेताओं की जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो वैष्णवी ने बताया कि 2 लोगों का नाम चल रहा है, अशोक गहलोत और शशि थरूर। मनीष तिवारी जो है शुरुआती दौर में ये कहा था कि जीत इस गुट से ये संबंध रखते हैं, इनका भी जो है इस चुनाव को लेकर कुछ अहमियत बन सकती है, लेकिन वो बनती हुई नहीं दिखी और 2 नामों पर अभी जो है कांग्रेस में मंथन चल रहा है। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है आज सुबह ही कि वो है नामांकन करेंगे और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी के साथ में। जिगर पांड्या जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो बयानबाजियों में काफी कुछ अंतर देखने को मिला। हालांकि कल राहुल गांधी से मुलाकात भी उनकी हुई और मुलाकात के बाद जो है जिस तरह की तस्वीर की उम्मीद की जा रही थी वो तस्वीर सभी के सामने है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब तो सिर्फ एक नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। कल तक वो बोलते थे कि राहुल गांधी को पहले तैयार करना है और वो नाम है अशोक गहलोत। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले ये बात जाहिर कर दी है कि राहुल गांधी दोबारा ये पद संभालने के लिए तैयार नहीं है और अशोक गहलोत मतलब कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा, ये बात साफ तौर पे मतलब फाइनल हो चुकी है। अब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, उसकी वो कोच्चि में है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने राहुल गांधी से बात भी की थी, लेकिन ये अस्वीकार हुआ था और उन्होंने ही बताया है कि हम फैसला कर लिया है हमने कि अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बनेगा। तो अब नाम जो है अशोक गहलोत वो सबसे ऊपर था और वो फाइनल हो चुका है। दूसरी बात शोभित वो है कि शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने तो सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर ली है। अब तीसरा कोई नाम आता है कि नहीं उसके ऊपर हमारी निगाहें टिकी हुई है। G23 के नेताओं में से कोई आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो नाराज नेता है वो वही है। अब शशि थरूर ने तो बात बोल दी है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा। देखो, इसकी एक पूरी फॉर्मूला है जो मधुसूदन मिस्त्री ने बताई थी पिछले 2 दिन के अंदर अलग अलग प्रेस में। उन्होंने एक साफ तौर पे बोला हुआ है कि अगर 23 कैंडिडेट या 23 लोग जो वोट डालने के लिए जो मतलब एक उनके पास जो लिस्ट है 9000 लोगों का या 6000 लोगों का, उनमें से 23 से ज़्यादा लोग आके बोल देते हैं कि भी ये हमारे अध्यक्ष बदले हम उसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं XYZ नाम का, तो वो चुनाव मतलब सीधा ही हो जाएगा। ये भी एक प्रावधान है। अब शशि थरूर के पक्ष में कितने लोग आते हैं या इनके पक्ष में कितने लोग आते हैं वो तो कल नामांकन होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो सिर्फ मतलब अभी जो चल रही थी अटकलें कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनाने के लिए वो मनाने के लिए गए, लेकिन अब वो ऐसा है नहीं। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए मतलब एक नाम जो फाइनल था वो हो चुका है। सामने शशि थरूर भी मैदान में है। तीसरा नाम कौन सा आता है वो भी हम देखेंगे। सो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि इन सभी बातों के बीच केवल चेहरा बदलने से पार्टी को संजीवनी बूटी मिल जाएगी क्या, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। और जिसको ये सवाल मतलब जवाब जिसको चाहिए वो देश में सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली ये पार्टी जो है कांग्रेस, वो अपनी राजनीतिक जमीन भी तलाश रही है। फिलहाल देखो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं सब नेता, राहुल गांधी भी उसमें है। अब ये सब करने की ज़रूरत क्या थी?
क्योंकि पिछले 22 साल से तो गांधी परिवार के हाथ में ही सत्ता थी, मतलब पार्टी की बागडोर थी। तो सवाल तो बनता है कि सिर्फ चेहरा बदले जाने से कांग्रेस को क्या संजीवनी बुट्टी मिल जाएगी, या पार्टी की राह जो मुश्किल पे अभी चल रही है वो आसान हो जाएगी, वो तो आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर अशोक गहलोत बन जाते हैं अध्यक्ष, तो वो पीढ़ नेता है, दिग्गज नेता है, उनके बहुत सारे करिश्मा राजस्थान की राजनीति में देखे मिले हुए हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है। वहाँ तक देखा हुआ है कि गुजरात की राजनीति में भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे उनका जो एक अनुभव है, जो निचोड़ है उनका अनुभव का, वो कितना काम लगेगा, क्योंकि नाराजगी तो कांग्रेस में भी अलग अलग जुथवाद में बनी है। अब अशोक गहलोत क्या करिश्मा दिखाएंगे अगर अध्यक्ष बन जाते हैं, वो तो आने वाले दिन में हम देखेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग तो रहेगा। जी शोभित, आपने कहा कि इंटरेस्टिंग रहेगा, तो हम लोग भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आने वाले समय में ये क्लियर होगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री पद को रिक्त करते हैं, छोड़ देते हैं, या अध्यक्ष पद नियुक्त हो जाते हैं राष्ट्रीय, तो उनके लिए भी चैलेंज कम नहीं होगा। लेकिन रास्ता साफ बनता हुआ दिख रहा है सचिन पायलट का, क्योंकि सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं को लेकर सचिन पायलट से जो पिछले जब चुनाव हुए थे राजस्थान, उस तरह से जिस तरीके से तकरार देखने को मिली थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन सचिन पायलट अभी जब अशोक गहलोत का बयान आया था कि जिस तरीके से कि मैं एक साथ रहते दो क्या मैं तो 3-3 पद को संभाल सकता हूं, तो इन्होंने एक खुली तरह से मैसेज देने की कोशिश की थी। हालांकि कल राहुल गांधी ने जो है इस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया और इसके बाद आज उनका एक बयान निकल कर आया कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट अगर राजस्थान की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं तो अशोक गहलोत का जो खेमा है वो उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करता दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। अगर इस तरह का नाम अगर फाइनल हो जाता है कि सचिन पायलट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए वो जो है आगे बढ़ेंगे, तो आपको लगता है कि ये जो दो गुट है इनमें आपसी एकता बनती हुई दिखेगी? जी, वो तो मंच पे तो सब एक साथ खड़े रहेंगे, लेकिन एकता नहीं है, वो कल भी हमने बात की थी शोभित। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया वो एक बात सही है कि सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, तो फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने कल ही बोल दिया है कि अगर अध्यक्ष पद के लिए मैं फिक्स हो जाता हूँ या चुनाव जीत जाता हूँ और अध्यक्ष बन जाता हूँ, तो कांग्रेस के जो प्रावधान है एक पद एक व्यक्ति, वो अध्यक्ष पद के लिए नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वो फिलहाल तो सीएम पद पर भी बने रहेंगे और अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे। अब पार्टी को तय करना है कि या दिग्गज जो नेता है कांग्रेस के मौड़ी, उनको तय करना है कि अशोक गहलोत जो सीएम पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने तो ये मंशा जो है वो जाहिर कर दी है कि अध्यक्ष पद के लिए ये कोई प्रावधान या नियम है ही नहीं कि एक पद और एक व्यक्ति, वो अलग अलग जो चुने जाने में से आते हैं उसके लिए ये नहीं है। जो मतलब इलेक्टेड होते हैं उनके लिए ये नहीं होता है, ऐसा बात उन्होंने बोल दिया है। तो अब आने वाले दिनों में मतलब देखेंगे कि अशोक गहलोत सीएम भी बने रहते हैं और अध्यक्ष भी बने रहते हैं या नहीं। लेकिन सचिन पायलट के लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल फिलहाल तो मतलब वो सपना ही रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत अभी अपना पैर जमा के बैठे हुए हैं। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है और फटाफट इसका उत्तर जानना चाहूंगा कि अशोक गहलोत के द्वारा अभी 2 दिन पहले एक नाम सुझाया गया था सीपी जोशी का, कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर मैं बैठता हूं, तो सीपी जोशी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाना चाहिए। सीपी जोशी का भी अपना अलग एक रुतबा है कांग्रेस के अंदर, हालांकि वो रुतबा पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के अंदर नहीं देखने को मिल रहा था। तो आपको लगता है कि अगर अध्यक्ष पद चुने जाते हैं अशोक गहलोत, तो सीपी जोशी को कमान मिल सकती है, और अगर मिलती है तो कितना हद तक जो है कांग्रेस का जादू है वो राजस्थान में बिखेर पाएंगे? देखो शोभित, कांग्रेस का जादू रहे या ना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सब गतिविधियों पर नजर रख रही है। और सचिन पायलट का जो खेमा है, अगर सचिन पायलट को ये चांस नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो जाएगी और
शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था वैसे हो सकता है और सचिन पायलट को बगावत के सुर फिर से देखने को मिलेंगे। रही बात सीपी जोशी की, तो वो अशोक गहलोत की अगर इच्छा होगी तो वो भी बन सकता है, लेकिन बागडोर जो है वो अशोक गहलोत के हाथ में ही रहेगी, वो तो एक फिक्स ही है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नज़र जो है वो लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को भी देख सकते हैं। नमस्कार।